गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 11th आर्ट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर है 90 फॉर हिंदी मीडियम, 73 फॉर इंग्लिश मीडियम। आज के लिए 29 सितंबर का यूरोपियन इंपीरियलिज्म का टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 10 से यूरोपीय साम्राज्यवाद। सबसे पहले हम आपको साम्राज्यवाद के विषय में बताएंगे, साम्राज्यवाद होता क्या है। इंपीरियलिज्म जो शब्द है वो साम्राज्यवाद का ही हिंदी रूपांतरण है, इंग्लिश रूपांतरण है। इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे कोई भी एक शक्तिशाली देश है जिसके पास बहुत शक्तिशाली सेना है और वह दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है, वहाँ पर उपलब्ध सभी संसाधनों को अपने लिए इस्तेमाल करता है, वहाँ की राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण कायम कर लेता है और वहाँ जो भी खनिज संसाधन मिलते हैं, जो धातुएं निकलती हैं अपने देश के अंदर, उनको ले जाता है, उनको ढो देता है और उस देश को दरिद्र बना देता है, उनके देश के लोगों को बहुत बुरे हालात पर छोड़ देता है। जैसे कि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे यहाँ पर रहा। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई से निर्णय हो गया कि अब अंग्रेज़ों का नियंत्रण हमारे देश पर शुरू हो गया है। इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों की कंपनी को चला गया। अंग्रेज़ों की कंपनी ने तरह तरह के शोषणकारी नियम लगा करके लोगों का शोषण करने का भरपूर कोशिश की और उनसे तंग आकर 1857 की क्रांति, 1757 से प्लासी की लड़ाई से एग्जैक्ट 100 ईयर्स के बाद में 1857 की क्रांति हुई और उससे 90 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है, जिसमें लगभग प्रत्येक वर्ग का उसमें मतलब भागीदारी होने का गौरव प्राप्त है और हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति तक सब लोग कूद पड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सब लोग इकट्ठे होकर के अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए आगे आए। यहाँ हम साम्राज्यवाद का एक एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भी हम समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जिस तरीके से जहांगीर से परमिशन लेकर के मुगल दरबार में आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी धीरे धीरे करके राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते रहे। उनको पता चल गया कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की है। इंडिया को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने तरह तरह के शोषणकारी नियम लगा करके हमारे यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त नाम से उन्होंने जमींदारों का, किसानों का शोषण किया और उनकी ज़मीनें छीन ली। उन्होंने मन मर्जी के जमींदार को ज़मीन बांटी और उसके बदले मोटा मुआवजा प्राप्त किया। लोगों की लगान समय से नहीं भरी गई, उनका शोषण किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन पर तरह तरह के शोषणकारी नियम उन्होंने लगाए। भारत के अंदर 3 तरह की इस तरह की व्यवस्थाएं इंडिया में लागू हुई थी, जो कि स्थायी बंदोबस्त यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल का, बिहार का इलाका, साउथ के अंदर, कंप्लीट साउथ के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें डायरेक्टली कांटेक्ट होता था रैयतों के साथ में यानी किसानों के साथ में, छोटे किसानों के साथ में जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन कम होती थी। इसके बाद में तीसरी व्यवस्था थी माहलवाड़ी, जो कि पंजाब के इलाके में लागू थी। पंजाब के अंदर माहलों के साथ में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा और वो कॉन्ट्रैक्ट था, महाल का मतलब होता है नंबरदार, नंबरदारों के साथ में समझौता करके किया गया था। हमारा ये इलाका भी, जिस इलाके में हम रहते हैं, ये भी महालों से संबंधित है, यानी नंबरदारों के साथ में समझौता हुआ महालवाड़ी संबंध व्यवस्था के अधीन आता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि यूरोपीय इंपीरियलिज्म का मतलब हम खूब अच्छे से समझते हैं कि 16वीं सदी, 17वीं सदी और 18वीं सदी में नियमित रूप से यूरोप विकास करता गया। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर तरह की समृद्धि थी, खुशहाली थी, पढ़ाई लिखाई के स्तर से, चिकित्सा के स्तर से वो बहुत एडवांस थे बाकी क्षेत्रों के अपेक्षा। उनके पास में उनकी नौसेना एक बहुत ही सुसज्जित और शक्तिशाली नौसेना अंग्रेज़ों के पास थी। अगर हम अंग्रेज़ों से पहले का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो उस समय फ्रांसीसियों के पास में शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी। उसको बीट करके कुछ समय बाद ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजी नौसेना सबसे शक्तिशाली हो गई। 15वीं सदी में बोलबाला था फ्रांसीसी नौसेना का, उसके बाद 16वीं सदी में हो गया इंग्लैंड की नौसेना का और धीरे धीरे ये भी बदलता चला गया। आज हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की सेनाएं आज टॉप मोस्ट नहीं है, उनसे बहुत से देश हैं जो उनको चुनौती प्रदान करते हैं, उनसे आगे निकल चुके हैं। जैसे कि हम अमेरिका का नाम ले सकते हैं। कोई भी शक्तिशाली देश जिसमें हम अमेरिका का नाम ले सकते हैं, रूस का, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड
या इटली, इन्होंने विभिन्न गरीब राष्ट्रों को, विभिन्न जो अविकसित राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, उनको अपना गुलाम बना करके उनके सभी संसाधन लूट लिए, वहाँ अपने अपने उपनिवेश बसाए, अपने संसाधन उनके अपने तरीके से इस्तेमाल किए, वहाँ नियम इस तरह के लगाए कि वो लोग शोषणकारी जो व्यवस्था है उससे कभी निजात ना पा सके और वहाँ के हालात बहुत खराब हो जाएं। इन्होंने अपने देश को उबारने के लिए उस देश को दरिद्र बना दिया। इस तरह की व्यवस्था इन्होंने की। पूरे कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर अमेरिका को भी गुलाम बनाया गया था, उपनिवेश बनाया गया था, लेकिन जैसे ही वो स्वतंत्र हुआ तो उसने भी साम्राज्यवाद की दौड़ में अपने आप को भागीदार बनाया। इंडिया ने कभी साम्राज्यवाद का सहयोग नहीं किया है, साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं दिया है, ना खुद ये साम्राज्यवादी कभी रहा है। इसने सिर्फ बाहर से होने वाले आक्रमण का मुकाबला किया है, लेकिन हमारी कोई नीति नहीं है कि हम अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के क्षेत्र को कब्जा करें या उसे गुलाम बनाएं। जापान एशिया महाद्वीप का एक देश, एक शक्तिशाली राष्ट्र, उसने साम्राज्यवादी दौड़ में इटली, जर्मनी और जापान तीनों ने तिकड़ी बना करके एक्सिस पावर्स के रूप में, उस समय दूरी शक्तियों के रूप में सारी दुनिया के नाकों चने चबवा दिए। उन्होंने सारी दुनिया को तंग कर दिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि यूरोप के अंदर जितने भी विकसित राष्ट्र थे उन्होंने सारी दुनिया के अंदर गरीब और विकासशील राष्ट्रों को अपना गुलाम बना करके अपने लिए इस्तेमाल किया। अमेरिकन एम्पायर्स ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगल डिड नॉट एक्सपेंड आफ्टर 17th सेंचुरी। 17वीं सदी से पहले की बात करें, 16वीं 15वीं, उस समय अमेरिका के अंदर स्पेन और पुर्तगाल का डंका बजता था। उस समय इनका बोलबाला था, इनका वर्चस्व था। लेकिन कुछ समय बाद ही 17वीं सदी के बाद इनका वर्चस्व नहीं रहा। इनको चुनौती देने वाले बहुत से राष्ट्र अस्तित्व में आए, जैसे इंग्लैंड है या फ्रांस है और जर्मनी है, इटली है। इन देशों ने इनको चुनौती दी। फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड बिगेन टू एक्सटेंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ये राष्ट्र जब पहले ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंदर इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते थे, लेकिन 17वीं सदी या उसके बाद फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन्होंने बहुत तेज गति से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर या यूरोपीय व्यापारिक गतिविधि में अपने आप को शामिल कर लिया। इससे मुनाफा इन देशों को भी मिलने लगा, इनके भी हालात बदलने लगे, इनको भी समझ में आने लगा कि कैसे हम दुनिया को गुलाम बना करके उनका शोषण कर सकते हैं। तीसरा है कॉलोनाइजेशन। गरीब राष्ट्रों के अंदर तीसरी दुनिया के देशों में कॉलोनाइजेशन की होड़ मच गई। विकसित देशों के द्वारा गरीब राष्ट्रों में या तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में बड़ी संख्या के अंदर उपनिवेश बसाए जाने लगे। इंडिया के अंदर, इंडिया भी ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसके अलावा और भी देशों की औपनिवेशिक बस्तियां यहाँ पर थी, जैसे फ्रांस की औपनिवेशिक बस्तियां और गोवा, जो कि पुर्तगाल की एक औपनिवेशिक बस्ती के रूप में जान सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बताना चाहें, ज़्यादातर इलाका ग्रेट ब्रिटेन के अधीन था, इंग्लैंड के अधीन, तो एक तरह से पूरा इंडिया ही उनका उपनिवेश हो गया। माहे, कराईकल, चंद्रनगर, इस तरह की कुछ बस्तियां फ्रांस के कब्जे में थी, उनके नियंत्रण में चलती रही। और पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब इलाका कंप्लीट यूरोप के पुर्तगाल के कब्जे में था। और इस तरीके से पता चलता है कि जो कॉलोनाइजेशन है सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, सारी दुनिया के अंदर इन्होंने अपने उपनिवेश बसाए, इन सभी विकसित राष्ट्रों ने। इन साउथ एशिया ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड देमसेल्व्स into political power, defeated local rulers and annexed their territories। यहाँ ये बताया गया कि दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी व्यापारिक कंपनियां थी, जैसे कि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ली। राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेकर के उन्होंने स्थानीय शासकों को युद्ध में हरा दिया। उनको हराने के बाद उन्होंने उनकी टेरिटरीज को, उनके क्षेत्र को अपने राजपाट में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक ऐसी ही घटनाएं हुई इंडिया के अंदर। हमने देखा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, झांसी, सतारा, नागपुर, पूरे ही धीरे धीरे करके इंडिया की सभी रियासतों को अंग्रेज जीतते चले गए, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और बाकी युद्ध नीति के द्वारा भी उन्होंने मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाया। दे रिटेन द ओल्डर वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम लैंड ओनर्स। यहाँ बताया गया कि पुरानी जो सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था थी उसको भंग कर दिया, क्योंकि उसमें अंग्रेजों को कोई कमाई नहीं हो रही थी। इन्होंने क्या किया, कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम लैंड ओनर्स, जमींदारों से टैक्स कलेक्शन करने के लिए, लगान वसूल करने के लिए नई नई व्यवस्थाएं लागू की। जैसे कि मैंने अभी बताया था, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम परमानेंट इस्तमरारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं और परमानेंट सेटलमेंट भी कह सकते हैं। साउथ के अंदर रैयतवाड़ी और
पंजाब के अंदर महलवाड़ी। इस तरह की 3 तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती। तो स्थायी बंदोबस्त में एक बार समझौता होने के बाद बार बार उसके लगान को बढ़ाया नहीं जा सकता था, लेकिन रैयतवाड़ी और महलवाड़ी के अंदर लगान को कुछ वर्षों के बाद 30 वर्षों के बाद उसको बढ़ाने का विकल्प रखा गया था। नेक्स्ट है इन अफ्रीका यूरोपियंस ट्रेडेड ऑन द कोस्टल एरियाज। अफ्रीका का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो अफ्रीका के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश उससे बिलोंग करते हैं, उन सभी देशों के अंदर केवल कोस्टल रीजन के अंदर यूरोपीय शक्तियां अपना व्यापार करती थी, केवल साउथ अफ्रीका को छोड़ते हुए। साउथ अफ्रीका के अंदरूनी क्षेत्रों में भी यूरोपीय लोग पहुंच गए थे, लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध के अंदर इन्होंने आंतरिक क्षेत्रों को और आपस में समझौते के द्वारा बांट लिया। सभी यूरोपीय शक्तियों ने समझौते से आपस में बांट लिया। वो तब तक उनका अंदरूनी दखलंदाजी नहीं हुई थी, वो अंदरूनी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए डरते थे, खास तौर पर अफ्रीका महाद्वीप में। द वर्ड सेटलर्स इज यूज्ड फॉर द डच इन द साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आबादकार शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो भी दूसरे देश का, शक्तिशाली देश का कोई भी एक समूह जो किसी क्षेत्र में जाकर के अपनी खुद की बस्तियां बसाता है, उपनिवेश बसाता है, उसे सेटलर कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन हमारा यहाँ का सेटलर था, उसने उपनिवेश बसाया हमारे यहाँ पर, तो इनको हम सेटलर कह सकते हैं। डच इन साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर, क्योंकि डच जो कि हॉलैंड से बिलोंग करते थे, हॉलैंड के डच को सेटलर कहा गया है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स को आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, आयरलैंड के अंदर भी ग्रेट ब्रिटेन को उपनिवेश बसाने वाला आबादकार कहा गया है। यूरोपियंस इन अमेरिका, और अमेरिका के अंदर यूरोपीय समुदाय को या कंप्लीट यूरोप को आबादकार का नाम दिया गया है। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। यूरोपीय साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि जो शक्तिशाली राष्ट्र है दूसरे देश को गुलाम बना करके उनके सभी आर्थिक संसाधनों को लूटना, वो किसी भी जरिए से लूटना और उसको दरिद्र बना देना, अपने देश को ऊपर उठाना। अमेरिका के एम्पायर के बारे में बताया गया है कि स्पेन और पुर्तगाल जो 17वीं सदी तक तो उनके हालात अच्छे थे, बाद में उनके साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड नए देश अस्तित्व में, नए देश विकसित अवस्था को प्राप्त हुए और इन्होंने व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। कॉलोनाइजेशन में उपनिवेश बसाने की बात है, जो कि होड़ मची हुई थी सारे यूरोपीय देशों के अंदर कि कौन सबसे अधिक औपनिवेशिक बस्तियां दूसरे देशों में स्थापित करता है। साउथ एशिया के अंदर ट्रेडिंग कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाम्पल देकर के बताया गया है कि सभी जो ट्रेडिंग कंपनीज होती थी वे पॉलिटिकल पावर पर अपना कब्जा कर लेती थी, स्थानीय शासकों को हराती थी और उसके बाद में उनकी क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। ये उनकी नीति थी। डिवाइड एंड रूल उनका खास तौर पे पॉलिसी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुरानी जो सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था थी उसको भंग कर दिया, उसको खत्म कर दिया और जमींदारों से लगान वसूल करना शुरू कर दिया। आगे बताया गया कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यूरोपीय समुदाय के लोग सिर्फ तटवर्ती इलाकों तक ही सीमित थे, अंदरूनी इलाकों में नहीं जाते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही वो अंदर तक जा पाए और समझौते के तहत सारे कंप्लीट अफ्रीका महाद्वीप को उन्होंने बांट लिया। इसके बाद है आबादकार शब्द किस किस के लिए कहाँ कहाँ यूज होता है। तो डच जो है साउथ अफ्रीका के अंदर डच को सेटलर कहते हैं। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिटिशर्स को सेटलर कहा जाता है और अमेरिका के अंदर यूरोपियों को, जितने भी यूरोपियंस हैं सभी देशों को कुल मिलाकर के आबादकार कहा जाता है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। यू कैन राइट, रिवाइज एंड लर्न इट। थैंक यू।